हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में। हमारा भारतीय संविधान का क्लास चल रहा है। इसमें आज हम भारत के नीति निर्देशक तत्वों को देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 4 और आर्टिकल 36 to 51 है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, आर्टिकल 36 to 51। तो सबसे पहले तो नीति निर्देशक तत्व जो है, और उसके इससे पहले जो हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे नीति निर्देशक तत्व को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यह सरकार, नीति निर्देशक तत्व सरकार पर एक तरह से दबाव नहीं है कि वह लागू ही करे। वह जब मन तब लागू कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। और फंडामेंटल राइट्स वह सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के बाद हमारा आज पहला क्लास है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 36 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ है? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और इसमें यही लिखा हुआ है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 में, यानी कि भाग 3 में। इससे पहले जो फंडामेंटल राइट्स का भाग 3 12 से 35 तक, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स था, यानी कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा राज्य की यहाँ पर भी है। यह तो आर्टिकल 36 है। 37 में क्या बताया गया है? यह बाध्यकारी नहीं है, राज्य पर यह बाध्यकारी नहीं है, मतलब इसे लागू करना जरूरी नहीं है फंडामेंटल राइट्स की तरह। इसे बाद में राज्य लागू कर सकती है अपने सुविधा के अनुसार से। आर्टिकल 38 की यदि बात की जाए तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित तथा सुरक्षित करना है, यानी कि समाज को, यानी कि हमारे समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक तरह से स्टेट का जो कर्तव्य होता है लोगों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले लोगों को। तो आर्टिकल 38 में यही है। फिर आर्टिकल 39 की यदि बात की जाए तो समान न्याय, समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, यानी कि जो न्याय होगा सभी व्यक्ति को समान दिया जाए, किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाए। उसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई भी व्यक्ति यदि टीचर है और कोई दूसरा व्यक्ति टीचर है, जैसे अभी के समय में बहुत सारा केस आ रहा है जो कि समान काम के लिए समान वेतन की बात की जा रही है, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। तो यदि केस कोर्ट में चलेगा तो इसी के माध्यम से चलेगा, आर्टिकल 39 के माध्यम से, कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। और उसके अलावा कुछ कुछ प्रावधान इस तरह के फंडामेंटल राइट्स में भी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के दौरान इन सब बातों पर भी चर्चा हुई थी। उसके बाद धन का समान वितरण, जैसे हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में दूसरे देशों में भी ऐसा है कि कुछ % लोग ऐसे हैं जिसके पास अधिकतर धन है। मतलब 2-4% लोग ऐसे हैं जिसके पास 80%, 90% वेल्थ है किसी भी कंट्री का। जैसे हमारे ही कंट्री में जो बिजनेसमैन हैं, अंबानी, अडानी, मतलब जितने भी सबसे ज़्यादा पैसे वाले बिजनेसमैन हैं, उन्हीं सब के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और उन सबको मिला दिया जाए, 100 बिजनेसमैन टॉप से मिला दिया जाए तो जितना पैसा उसके पास होगा उससे हो सकता है उससे कम, या उतना पैसा मुश्किल से पूरे बाकी जितने भी जनसंख्या है, मतलब बाकी सभी लोगों को। तो 39 में समान न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन और धन का समान वितरण है। आर्टिकल 39A की बात की जाए तो इसमें गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, जैसे गरीब लोग हैं
जैसे कोर्ट यदि जाता है तो कोर्ट में वकील करना पड़ता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्च होते हैं जो गरीब लोग होते हैं वह नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सरकार का दायित्व है कि सभी व्यक्ति को, जो खास करके गरीब हैं, उन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि न्याय पाना उसके लिए आसान हो जाए। आर्टिकल 39 तो यही थी। आर्टिकल 40 की यदि बात की जाए तो ग्राम पंचायतों का विकास। महात्मा गांधी का जैसे ग्राम पंचायत की ओर ज़्यादा झुकाव था, तो उस कारण से डीपीएसपी में एक बात उनकी भी रखी गई, और जो कि एक महत्वपूर्ण बात है, ग्राम पंचायतों का विकास होना चाहिए, तभी नीचे लेवल पे, छोटे लेवल पर एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा और लोगों का ज़्यादा विकास होगा। ग्राम पंचायत का विकास इसलिए किया जाना चाहिए। आगे यदि बात की जाए आर्टिकल 41 की, तो इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाना, मतलब सरकार का या राज्य का यह दायित्व है कि लोगों को कम से कम ढंग का काम मिल पाए, जिससे कि वह अपना गुजर बसर कर सके, और उसे शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि अपने जीवन को उच्च स्तर तक ले जा सके, और लोक सहायता पाना, मतलब ये आर्टिकल 41 में है। फिर आर्टिकल 42 की यदि बात की जाए तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके लिए न्यायोचित और न्याय संगत और मानवोचित दशा होनी चाहिए, जिससे कि वह अपना कार्य कर सके। ये नहीं कि ऐसी जगह पर उसे काम करने के लिए भेज दे कि वहाँ पर सर्वाइव करना ही मुश्किल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि आप अपने जो नागरिक हैं उसका ध्यान रखें, और काम करने की ऐसी दशा होनी चाहिए जहाँ कम से कम वो ढंग से बैठ के काम कर सके या जिससे भी काम कर सके। और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यदि कोई महिला है जो कि गर्भवती है तो उसे छुट्टी मिलनी चाहिए, या काम बहुत हल्का होना चाहिए, जिससे कि वह अपना एक तरह से अपने शरीर का भी ध्यान रख सके। आर्टिकल 43 की यदि बात की जाए तो समान निर्वाह हेतु योग्य वेतन, जीवन निर्वाह हेतु, जीवन चलाने के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इस कारण से जो व्यक्ति काम करता है तो उसे कम से कम योग्य वेतन दिया जाए, जिससे कि वह अपना कुछ खाना पीना खा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना और अपने परिवार वालों का इलाज करा सके यदि वह बीमार पड़े तो यह आर्टिकल 43 है। उसके बाद आर्टिकल 44 की यदि बात की जाए तो समान नागरिक संहिता की बात की गई है। सिविल कोड जो एक तरह से एक बार मुद्दा उठा था, एक बार क्या, वह हमेशा उठता ही रहता है। तो समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी लोगों के लिए समान एक तरह से कानून हो, पूरी तरह से, जैसे समान तो कानून होता ही है, कोई भी धर्म या जाति के लोग हों, यदि वो मर्डर करेगा तो उस पर वही चार्ज लगेगा जो दूसरे जाति या धर्म के हों। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे शादी विवाह की बात होती है तो वहाँ पर धर्म के हिसाब से शादी होता है, मतलब अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से शादी किया जाता है, या उसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती है जिसमें कि लोगों को अलग अलग तरह से करना पड़ता है, तो वही है। उसके अलावा समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसके अलावा यदि बात की जाए आर्टिकल 45, इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे 6 से 14 साल के बच्चे या 6 साल से नीचे के भी बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जैसे 6 से कम उम्र के बच्चे अभी के समय में आंगनबाड़ी जाते हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे, 2-2.5 साल के से बड़े बच्चे, तो उन सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाना चाहिए। इसी के बेसिस पर जो मिड डे मील स्कूल में मिलता है या आंगनबाड़ी में मिलता है, इसी के आधार पर कानून बनाकर एक तरह से सरकार अपना। आर्टिकल 46 की यदि बात की जाए तो इससे
इसमें SC ST और OBC यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC जो हैं उन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करना सरकार का दायित्व है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है, जो इस समाज में एक तरह से, जैसे हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं है, तो उसी की बात की जा रही है कि उन लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलनी चाहिए, खास करके सामाजिक न्याय, यह बहुत ज़रूरी है। फिर आर्टिकल 47 की यदि बात की जाए तो इसमें पोषाहार की बात की गई है। पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि पोषाहार जो है, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें एक तरह से संतुलित भोजन होना चाहिए। सरकार का यह दायित्व है कि ऐसा भोजन, इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था की जाए, मतलब लोगों को एक तरह से पैसा हो, धन ढंग से हो, पैसे की कमी उतनी ना हो जिससे कि ढंग का खाना तक ना खा सके, सरकार का यह दायित्व है। और जीवन स्तर को ऊंचा एक तरह से उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पोषाहार आर्टिकल 47 है। फिर आर्टिकल 48 की यदि बात की जाए तो इसमें कृषि एवं पशुपालन हेतु उन्नत किस्म का, मतलब कृषि एवं पशुपालन, जिसे लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उसमें साइंटिफिक एक तरह से टेक्नोलॉजी इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए कि वह अच्छे टेक्निक, एक तरह से टेक्नोलॉजी जिसे खेती में है, कृषि में है, किसानों को ट्रैक्टर दे दिया जाता है, फिर मशीन दे दिया जाता है जिससे कि वह आसानी से खेती कर सके। फिर उन्नत किस्म के बीज दिए जाते हैं, खाद दिए जाते हैं, तो यही सब इसमें आता है। और पशुपालन में हाइब्रिड एनिमल, पशु जो होते हैं, जैसे गाय, जैसे देसी गाय जो होती है वह कम दूध देती है, फिर और उसमें हाइब्रिड जो गाय है वो ज़्यादा दूध देती है, या गाय हो, भैंस हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे ये चिकन वगैरह है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की है। फिर आर्टिकल 48A, यह अमेंडमेंट की बाद में जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण की इसमें बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए एक तरह से सरकार को मतलब कार्य करना चाहिए। उसके अलावा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, मतलब बहुत सारे जीव अभी विलुप्त होते जा रहे हैं, उन जीवों की रक्षा, खास करके ऐसे जीव जैसे बाघ या शेर जो है भारत में वहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी, जैसे एक गोरैया पक्षी हुआ करता था, अब सुनने में आ रहा है कि वह गांव में भी नहीं दिखता है। फिर आर्टिकल 49 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे हमारे जो धरोहर हैं, बहुत सारे जो स्मारक हैं, जैसे दिल्ली में है लाल किला, या कुतुब मीनार, या जामा मस्जिद, या अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, इसके अलावा और भी दूसरे जगह जैसे आगरा में ताजमहल, फिर और भी अन्य प्रकार के जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वगैरह हैं, उनका संरक्षण करना एक तरह से सरकार का उत्तरदायित्व है। आर्टिकल 49 हो गया। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका नहीं, न्यायपालिका को पृथक्करण करने की बात कर रहा है। यानी कि इसमें यही है कि जो कार्यपालिका है, यानी कि सरकार से संबंधित, और न्यायपालिका जो एक तरह से कोर्ट है, दोनों को अलग होना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे का इंटरफेरेंस एक दूसरे में ना हो, जिससे कि दोनों अलग होकर अपना कार्य अच्छी तरीके से एक तरह से कर सकें। फिर आर्टिकल 51 की यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का अर्थ, जिसे हमारा देश है, हमारा देश एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम को एक तरह से फॉलो करता है, और युद्ध करने में मतलब
कभी भी पहल नहीं करता है। जैसे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या यही दो कंट्री है जिससे कि ज़्यादा युद्ध की बात होते रहती है। तो इसमें जैसे पाकिस्तान से युद्ध की बात है तो पाकिस्तान ही हमेशा पहले अटैक करता है या अटैक किया है। तो भारत को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में सरकार योगदान दे ही रही है, और भारत का एक तरह से मोटो ही यही है कि आपस में सभी देश एक तरह से शांति से रहे। तो आज की क्लास तो यही थी, खत्म हो गई, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। आर्टिकल 36 टू 51 पार्ट 4। इसके बाद पार्ट 4A है जिसमें अमेंड किया गया है, और 51A है जो कि ये नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार हमने पहले पढ़ा, अब मौलिक कर्तव्य पढ़ने वाले हैं जो हमारा अगला क्लास होगा। तो आपको कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।